ये आपके ख्याल में भारत के अज़ाइम क्या थे और क्या सोचकर भारत ने ये एडवेंचर करने की कोशिश की? देखिए, भारत ने ये पहली दफ़ा तो नहीं किया। जिसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, फिर 1970s में हुआ और लेटली अगर आप लोगों को याद हो तो ढोकला में जो 2016 में हुआ और अब ये 2020 में दोबारा हुआ है। तो जो बॉर्डर सिचुएशन है वो चाइना के साथ भी भारत का वही रवैया है और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ इंडिया ऑन एंड ऑफ एग्रेशन का मुजाहरा करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब पाकिस्तान के साथ वो एग्रेशन करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2020 में मेरे ख़्याल है 900 वायलेशंस हुई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करता है और रेसिप्रोकल फ़ोर्स से जवाब देता है ताकि सूरत हाल एस्केलेट ना हो। नेपाल जैसा मुल्क तो समझिए बिल्कुल वो घुटने टेक देता है। अब के नेपाल ने भी थोड़ा-सा रेज़िस्ट किया है क्योंकि उनकी भी टेरिटरी का एक हिस्सा लेकर रोड की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। अब आप अगर चाइना की बात सूरत हाल देखें तो इंडिया ये इनकर्जन्स करता है और फिर हर दफ़ा उसको शर्मिंदगी का सामना होता है। एग्ज़ैक्टली यही इस दफ़ा हुआ है। फ़र्क इस वक़्त इस दफ़ा ये है कि अब एक मुख्तलिफ चाइना है जिससे मैं और आप और दुनिया जो है इंटरैक्ट कर रही है। वहाँ पे अग्रेसिव डिप्लोमेसी भी है। वो उस डिप्लोमेसी को दुनिया ने एक नाम वुल्फ डिप्लोमेसी का नाम दिया है। जहाँ चाइना अग्रेसिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे ले जाती है, चाहे उस पे कोविड-19 के हवाले से इल्ज़ाम हो या उसकी टेरिटरी पर समझिए हमला हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने मूवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक की है। 100 टेंट उन्होंने वहाँ डाले हैं। हेवी आर्टिलरी की मूवमेंट हुई है और ऐसा लगता है कि अब ये जो प्लेसमेंट चाइना ने की है ये लॉन्ग टर्म है, ये वापस नहीं की जाएगी और ये इस बात की अकास है कि वो मज़ीद इंडिया से इस सूरत-ए-हाल को टॉलरेट भी नहीं करेगा, उसे रीबफ भी करेगा। इसीलिए चाइनीज़ मिनिस्ट्री का बड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का दिफा कर रहे हैं और जी। ये बात भी गलत है कि वो इंडियन टेरिटरी पे हैं, वो अपनी टेरिटरी पे हैं जो उनकी टेरिटरी है और उस पर इंडियन इन्कर्जन थी जिसको उन्होंने पुश बैक दिया है। हम्म, बिल्कुल सही है। अच्छा जैन साहब, ये चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। चाइना की स्ट्रेटजी ओवरऑल आपको कैसी दिखी है इस मामले में? और बड़ा एग्रेसिवली उसने बिहेव किया है, इंडिया को जवाब दिया है और इंडिया जो है उसने इसको भीगी बिल्ली बनकर डाइजेस्ट किया है। यानी वो उसको जवाब देने की पोजीशन में या अपना एग्रेशन शो करने की पोजीशन में भारत नहीं दिखा। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या थी? देखें तो इस वक्त एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है। चाइना का जो भी रिस्पांस है वो ओवरऑल स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है और उसकी एक ज़रूरत है। ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है इस वक्त? पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में और अमेरिका के आने वाले इंतखाबात में एक ख़ास माहौल बना है। जी। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइना के ऊपर कोरोना वायरस के स्प्रेड का या डिलिबरेट लीक का। फिर वो इनकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को या माशरती जो असर रसूख है उसको रोकने के लिए बोथ द कंट्रीज आर एट वॉर। तीसरी बात, अमेरिका खुद कोविड-19 को अपने मुल्क में हैंडल करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है और 1,05,000 उनके आदमी मर चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को एक पंचिंग बैग की ज़रूरत है जो वो चाइना को बनाना चाहता है। अब इन एनवायरनमेंट में उन्होंने इस्तेमाल करने का फैसला किया है हिंदुस्तान को, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो अवॉइड करते हैं और हमेशा करेंगे। जिस तरह हमें यूएसएसआर के खिलाफ और रशिया के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया गया, बड़ा बेर से लेकर दोनों अफगान वार्स में जब अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान में आया तो हमें इस्तेमाल किया गया, वसाइल मुहैया किए गए लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड की गई। अभी इस तरह उन्होंने इस दफ़ा हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान को उन्होंने एक एडवांटेज दिया है, बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एडवांटेज दिया है और वो है कि आप कश्मीर को 370 और 35A रिवोक कर दें। आपके खिलाफ कोई इंटरनेशनल एक्शन नहीं होगा, ना सैंक्शन लगेंगी, ना आपके ऊपर कोई दबाव आएगा, ना यूनाइटेड नेशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। आप इसको हड़प कर जाएं कश्मीर को। और इतना बड़ा एडवांटेज देने के बाद वो उससे जो ले रहे हैं वो दो चीजें तीन हैं। जी। पहली बात यह है कि वो
जो चाइनीज सेंसिटिविटी है साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना ने 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट भरना है, उसकी मुआशी ज़रूरतें और एनर्जी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। साउथ चाइना सी में उसकी मुश्किलात का इजाफा अमेरिका कर सकता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो 4 मुल्की मुआहदा है उसके तहत हो सकता है। ताइवान में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, और साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में उनकी मूवमेंट को इंटरप्ट किया जा सकता है। तो उसकी तमाम तर तिजारत को रोकने के इम्कानात हैं। लिहाजा चाइना चाहता है कि सी पैक एंड सिल्क रूट खुला रहे और ऑल्टरनेट रूट समंदरों के पानी तक रसाई का शॉर्टेस्ट रूट उसको अवेलेबल हो। अब इस सारे को डिस्टर्ब करने के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ लद्दाख रीजन में वहां पे कार्रवाई शुरू करें, और 370 एंड 35A की रिवोक करने के बाद इस लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट को उन्होंने वायलेट करके मैक्सिमम एग्रेशन की कोशिश की है। और अगर आप परसों का एक रेजोल्यूशन जो एक सेनेटर ने मूव किया है तहरीक के, हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज कर ले अमेरिका, ये वो ग्रेटर डिजाइन है चाइना के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, और यहाँ वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही है। जन साहब, आपने पूरा बैकग्राउंड दिया अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट का और उसकी इंटरप्रिटेशन दी है। एक और इंटरप्रिटेशन जो है आज और मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम में भी की है। और ये साहब, ये अगर अमेरिका ही इस पूरे प्लान के पीछे है तो अमेरिका पर सालिसी की पेशकश लेकर क्यों आ गया? क्या ये मैं आप दोनों के दरमियान में सालिसी कराता हूं, जिसको ना भारत ने कबूल किया ना चाइना ने कबूल किया, और जाहिर है चाइना ने तो करना भी नहीं था। तो ये अब इंटेंशंस क्या है अमेरिका की इस नई ऑफर के पीछे? देखें, 2005 में जब दूसरी दफा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता है तो वॉर एंड टेरर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेट ऑफ द यूनियन के उसमें तकरीब में एड्रेस करते हुए कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा ये था कि जिस वक्त 2008 की मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी हुई है, $700 बिलियन मांगे हैं वॉल स्ट्रीट ने, तो रैंड कॉर्पोरेशन को एक रिपोर्ट बनाई गई थी और कहा गया था कि बताएं हमें क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि $1400 अरब भी आज दे दें तो ये उठने वाला नहीं, ये बुलबुला फट चुका है, इकोनॉमिक बुलबुला, ये बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो 2 बड़ी जंगें होनी चाहिए, और वो 2 बड़ी जंगें 3 बड़ी मईशतों के दरमियान होनी चाहिए जो पली हुई मईशतें हैं। और उन्होंने उन मईशतों के अंदर इंडिया को गिना था, चाइना को गिना था, रूस को गिना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इन तीनों के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है कि जिनको अगर उठा लिया जाए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है और वो बड़ा मसला बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनको बिल्कुल बदल दिया। इसकी बुनियाद पे 2010 में हेनरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन पॉलिसी में, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 years, और उसने कहा था द पीपल हु बिलीव that the strength of America lies inside America are fools, strength of America lies outside America। हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहेंगे। सितंबर 2019 में पेंटागन की फार ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजी आई है जिसमें पार्टनर डिसाइड हुए हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है, और उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना को कंटेन नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। 3,70,000 के करीब अफवाज जो हैं इस वक्त इंडिया अमेरिका की वहां खड़ी हैं। अब उन्होंने इंडिया के अंदर आप अंदाजा करें 205 की स्ट्रेटेजी बनी है, उसके बाद उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट पैसे से नरेंद्र मोदी को जिताया है, पूरा हिंदुत्व का वो तस्वर उभारा है, और उस हिंदुत्व के तस्वर के अंदर उन्होंने उनको बना दिया है कि अब हमने लड़ना है। इस वक्त लद्दाख की टेरिटरी है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब टेरिटरी। लद्दाख से पहले एक चीज मुझे जरा समझा दीजिए, दोनों में से एक ही चीज कर सकता है ना अमेरिका, या तो अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया की पुष्टपनाही करके उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि दोनों को लड़ाकर यानी इंडिया को जंग में धकेल कर पैसे कमा सकता है अपने हथियारों के जरिए। दोनों चीजें बैक वक्त तो नहीं कर सकता अमेरिका।
नहीं देखें, मसला सारा ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीब गरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका, तो चाइना का सीपैक अगले कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें, कुछ करा लें, तोपे खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। देखिए मैं सीपैक कहता हूं, मैं लद्दाख की टेरिटरी बताऊं आपको, 1842 के अंदर रंजीत सिंह जो था उसने यहां पर एंटर हुआ था और चांग का शेख के बाप होता था, उसने उस वक्त उनको पीछे भगा दिया था और वादी ले पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ जाता है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा इलाका जो था इंसर्जेंसी चल रही थी, वो इज्जत बेग जो था वो उसने मूवमेंट चलाई हुई थी, मुसलमानों ने लैदा हो गए हुए थे, तो उन्होंने जॉनसन लाइन बना दी थी 1945 तक ये रही ऐसी चीज, और चाइना को नहीं पता था, ज़ाहिर बात है वहां इंसर्जेंसी चल रही। जैसे ही मौजे तुम जीता है, उसने वो लिया है अपना चांग का शेख से इक़्तिदार लिया है, उन्होंने 11 साल लगा के रोड बनाई है जी। और उस रोड का इंडिया को पता नहीं चला। 1949 में नेहरू ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी है। उस पर 1965 ने जाके चाइना ने हमला किया था और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सई चीन का इलाका कब्जा कर लिया था। इसका और उसके ऊपर अपने नक्शे में जाहिर कर दिया था। चाइना का अपना नक्शा चल रहा है, ये वो इलाका है जो बेआबाद है, लेकिन इस इलाके में अगर जंग शुरू हो जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान का सीपैक जो है वो उसी तरह है जैसे कारगिल पे आप जाके बैठ गए थे और मसला बंद हो गया था। दूसरा डिस्प्यूट है सिक्किम का। सिक्किम का डिस्प्यूट ज्यादा अहम है। सिक्किम का डिस्प्यूट ये है कि ऊपर एक है चिकन नेस्ट, वो जिसे कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर एक 16 मील की पट्टी है। वो पट्टी अगर चाइना की तोपें वहां खड़ी हो जाए तो 7 रियासतें इंडिया की ऐसी हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, जहां आजादी की उम्र चली है, वो कट जाती हैं और वहां पर इस वक्त फटा शुरू हुआ है। नेपाल ने कहा है कि देखो हम गोरखे थे, हमारी वजह से तुम्हारी फौज चलती थी, अब पीछे हट जाओ, हम पीछे हट जाओ। वहां एक और सिचुएशन बन गई है। बुनियादी तौर पर इंडिया को उन्होंने उलझा दिया है और इंडिया का जो हिंदू है वो समझता है देवता उतरेगा, और वो उसको अभी भी परसों तरसों में पढ़ रहा था, उनके सारे जितने बड़े थे ना पंडित वो कह रहे थे ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ये युद्ध है, ये आखिरी लड़ाई है, हिंदुत्व का परचम काबुल कंधार में लहराएगा और ये लेकर बुरी तरह मार खाएंगे इसमें। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो इरशाद साहब 99 के बाद इस इलाके में सबसे बड़ी एक्टिविटी यानी वॉर एक्टिविटी, उसको जंग तो नहीं कह सकते या उस तरह से ये झड़प भी नहीं हुई, लेकिन इसको 99 कारगिल वॉर के बाद सबसे बड़ी एक्टिविटी कहा जा रहा है। आप इसके असरात को किस तरह से महसूस करते हैं, ख़ासतौर पर इंडिया के ऊपर? देखिए, ये तो हकीकत है कि इस इलाके में पहले भी ये झड़पें होती रहती हैं। एक सड़क का भी तनाज़ा रहा है जो चीन ने फिर इंडिया के हवाले कर दी थी कि ठीक है जी आप रखें लेकिन शरारत ना करें। लेकिन इस वक्त इसकी ख़ास अहमियत है। ये जो कोरोना का मामला हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक ख़ास कैफियत से दो चार है, मुब्तला है, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि इस वक्त सिर्फ चाइना है जो दावा कर सकता है कि हमने बड़ी हद तक यानी कम से कम 95% जो है हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। कोई और मुल्क ये दावा ना अमेरिका कर सकता है ना कोई दूसरा मुल्क कर सकता है। स्पेन में सूरत हाल बेहतर हुई है लेकिन ये दावा अभी वो भी करने की पोजीशन में नहीं है। एक तो ये पहलू जहन में रखें कि जो अमेरिका की सुप्रीमेसी थी तिब्बी हवाले से, साइंसी हवाले से, वो बुरी तरह शटर हुई है और पता ये चला है कि इस हवाले से चाइना बेहतर है साइंस टेक्नोलॉजी में और सेहत के शोबे में, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त इंडस्ट्री दुनिया में सिर्फ चाइना की चल रही है। चाइना में लॉकडाउन पूरे मुल्क में नहीं हुआ, उसकी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, बाकी सारी दुनिया की इंडस्ट्री कारोबार जो है वो बंद पड़ा हुआ है। अमेरिका का और यूरोप का ख़ास तौर पर अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस बात की भी तकलीफ है, चाइना ने फैलाया वायरस और चाइना ने इसीलिए वो इल्ज़ाम तराशी ये हो रही है कि ये चाइना ने फैलाया ताकि कम से कम अपने अवाम को और उन जो 1,05,000 लोग फौत हो गए हैं, बेचारे जहाँ बाक हुए हैं, उनके मुतासरीन को लवाहिकीन को कौम को ये कहा जा सके कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, चाइना ने जानबूझकर किया है और हम मुतासर हुए। लेकिन उसकी वजह से उसकी जो एक गरूर तमकनत, एक सुपर पावर का जो एक रोब होता है वो मुतासर हुआ है कि इसका मतलब है कि चाइना इस काबिल है कि वो आप बायोलॉजिकल हथियारों की बात किया करते थे, हयाती हथियार बनाएंगे, वो तो बनेंगे नहीं बनेंगे, आप उसमें कामयाब होंगे नहीं, लेकिन उन्होंने तो इस्तेमाल कर दिया और हमें तबाह भी कर दिया बड़ी हद तक।
ये एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये बात पहले से चल रही थी जब चाइना की इकॉनमी 9% पे चल रही थी कि अमेरिका को तकलीफ़ थी कि अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे, बल्कि 11 तक भी एक दफ़ा गए हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा क्या बनेगा, वेस्ट का क्या बनेगा। अब वो वक्त आ गया है कि चाइना को कंटेन करना है, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका की अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका की है चाइना के अंदर। वो अपने सरमायाकार को, सरमायादार को भी नाराज़ नहीं कर सकता। सही। भारत एक ऐसा आलाकार है जो हमेशा इस्तेमाल हुआ है, कभी पहले रूस के हाथ में इस्तेमाल होता था, अब चाइना के, अमेरिका के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है, और उसके अपने अज़ाइम भी हैं। तो भारत भी समझता है कि इस वक्त चाइना की जो सूरत हाल बन रही है, अगर उसने मगरब को, यूरोप और अमेरिका को भी पीछे धकेल दिया है, तो कल को हम आसान निशाना होंगे, क्योंकि हमारी सरहदें तो हमारी मिलती हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो हमारे हैं, सरहदी तनाज़ात तो हमारे मौजूद हैं। तो उसने शरारत की, और शरारत में हर पहलू शामिल था। सी पैक उसमें शामिल है, ये गिलगित बल्चिस्तान से चंद किलोमीटर के फासले पर है, शारा कराक्रम इसके जो थी हदफ था, इम्पॉर्टेंट था। लेकिन चाइना ने जवाब दे के 2 पैगाम दिए हैं इंडिया को और अमेरिका को। नंबर 1 तो ये है कि हम अब वो चाइना नहीं है जो खामोश हो जाया करता था, सिर्फ डिप्लोमेसी से काम लिया करता था। अब हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन दूसरा साथ ही साथ ये कहा, ये भी बताया कि इस इलाके में जो हमारे मुफादात हैं उसकी तरफ कोई भी अगर मैली आंख से देखेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है, और उसकी तरफ आपके जो अज़ाइम हैं उसको भी हम रोक। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं